हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट मॉडल पेपर जो हम लोग इंटरनेट द्वारा पब्लिश किया गया मॉडल पेपर है उसका मैथ का सेट 1 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है, बने रहना है। काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर से जो जो नए कंसेप्ट आते हैं वो सारे के साथ पहले वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे हम लोग रिविजन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? तो याद रखना है, परिमेय संख्या के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं? तो यदि किसी संख्या को अगर हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं के साथ कुछ और कंडीशंस होते हैं। क्या कि p और q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। सबसे पहली बात कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, नीचे जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात याद रखना है, p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो। उभयनिष्ठ दैट मीन्स कॉमन नहीं हो, यानी कटने वाला नहीं हो। बट यहाँ पर देता है रूट में, तो याद रखना है इसके लिए तरीका क्या होता है कि जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा और जो बाहर निकल जाता है वो परिमेय होता है। तो यहाँ पर √7 और √7 दिया है, दोनों प्लस में दिया है, तो ये 2√7 हो जाएगा। ये बाहर नहीं निकलने वाला है, ये तो प्लस ही नहीं होगा। ये जो है इसको इसका रूट से बाहर तो आ जाएगा बट इसका रूट से बाहर नहीं आने वाला है। तो हम लोगों का ये देखेंगे तो 1 तो ऊपर ऑलरेडी है पूर्णांक में और √4 का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। 1/2 हम लोग का p बटा q के रूप में आ गया, तो यही ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का दिया है m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो याद रखना है विषम पूर्णांक का रूप लिखना होता है। यदि m कोई पूर्णांक होता है तो उसमें 2m+1 होता है। ठीक है ना, इसमें अगर m का मान रखेंगे तो वो विषम पूर्णांक नहीं आकर सम पूर्णांक आ जाएगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m+1 होता है। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत के लिए कंडीशन है कि नीचे जो है यानी हर में जो है उसका गुणनखंड जो है वो 2 या 5 या 2 या 5 के घात में होना चाहिए। तो 91 में देखेंगे 13 और 7 आ जाएगा। यहाँ शांत बताना है, याद रखना। 23 तो इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो 23 आ गया। 80 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इसमें देखेंगे तो 2 40 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 2 10, 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें तो 2 और 5 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब यही इसका प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा। शांत का मतलब होता है कि जब भाग देंगे हम लोग तो कुछ दशमलव के बाद, कुछ अंकों के बाद वो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। अगला दिया हुआ है 0.87 और इसका यहाँ पर 7 पर रेकरिंग दिया हुआ है और बताना है कि इसका मतलब p/q के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना होगा। तो याद रखना है रेकरिंग जो है किस पर दिया हुआ है वो याद रखना है। इसको अगर ट्रिक से बनाते हैं तो इजिली बन जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रिक में करना क्या है, ये जो अंक दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो रिपीट हो रहा है उसके पहले देख लेना है कौन सा अंक है, उसको इसमें से माइनस कर लेना है। जो रिपीट हो रहा है उसके पहले वाले अंक को जो है उसमें लिख लेना है, माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे 79। अब याद रखना है क्या कि यहाँ पर उसके बाद अपॉन में लिखने की बारी आती है। तो अपॉन में क्या लिखते हैं, देखना है एक अंक रिपीट हो रहा है तो 100 में से 10 माइनस करना है। अगर दो अंक यहाँ पर दो अंक बाद रिपीट हो रहा होता तो 1000 में से सबसे पहले देख लेना है, इसमें 2 अंक है तो 100 लिख लेना है। में से कितने अंक बाद रिपीट हो रहा है, एक अंक बाद रिपीट हो रहा है, तो इसमें से 10 माइनस कर लेना है। दैट मीन 79/90 जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है 540 बराबर 2 का घात x प्लस 3 गुना 3 का घात y और 5 का घात z दिया हुआ है। x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ बराबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 540 का गुणनखंड करेंगे। तो 540 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से पहले लगेगा तो ये हो जाएगा 270, फिर 2 से लगेगा 135, फिर 5 से लगेगा और 135 में जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना, इसमें आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 27 में फिर 3 से हम लोग लगा लेते हैं, फिर कितना आ जाएगा, फिर 3 एंड फिर 3 हो जाएगा। अब इसको घात के रूप में लिखते हैं तो 2 का घात हो जाएगा कितना, 2 और गुना 5 का घात 1 और गुना 3 का घात जो है 3
और ये बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो 2 का घात x दिया, यहाँ 2 का घात कितना है 2, यानी x का मान आ जाएगा 2। y का मान निकालते हैं, 3 का घात y है, यहाँ 3 का घात 3 है तो y का मान आ जाएगा 3। 5 का घात z है और यहाँ देखिए 5 का घात 1 है तो z का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं, जो दिया है x प्लस वाई, यानी 2 प्लस 3 करते हैं तो 5 हो जाएगा, में से z माइनस करना है यानी 1 माइनस करना है, दैट मीन्स हम लोग का आंसर 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वही संख्या होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना है, ये अगर हम लोग करते हैं तो देखेंगे 100 तो रूट से बाहर है, बट रूट 10 जो है ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रिपीट होता है, याद रखना दशमलव वाला का भी परिमेय अपरिमेय समझना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब 2.333, दशमलव के बाद अगर समान संख्या रिपीट हो रहा है, समान अंक रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स वो भी परिमेय ही होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो याद रखना है जब दो संख्या अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 और 5 हो गया, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से या स्वयं से कटती है, तो एक से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब इसका महत्तम जो है वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, महत्तम मतलब होता है वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जो जो संख्या दिया है सब में भाग लग जाए। ठीक है, HCF हो जाएगा 1। वैसे भी जनरली इसमें HCF हम लोग निकालेंगे तो इसका 1 ही आएगा। ठीक है, अगला दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उनका लघुत्तम दिया हुआ है, तो महत्तम समापवर्तक बताना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, एक रूल पढ़े हुए हैं, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है, बराबर होता है LCM गुना HCF। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2366 और लघुत्तम यानी LCM दिया हुआ है 182 और गुना करना है कितना, HCF हम लोग का नहीं दिया है कि HCF फाइंड करना है। यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो HCF इज इक्वल टू कितना आएगा 2366/182 दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा। अगर हम लोग देखें डिवाइड करने पर तो यहाँ लास्ट में 2 है और 6 है। ठीक है ना, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ सकता है ये हम लोग को सोचना है। ठीक है ना, तो 23 तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर सोचे तो इजिली हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 23 करते हैं तो 100 में 23 से लगाएं 2300, ये तो होगा नहीं कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 13 से हो सकता है, तो एग्जैक्टली ये 13 से कटेगा और HCF हम लोग का 13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत वो होता है जिसके नीचे जो है 2 5 के अलावा कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखेंगे 441 है और 441 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, नहीं इसको लिख सकते हैं 3 गुना, हाँ ठीक है इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 3 और 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा तो वह अशांत होता है, यानी 13/41 यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है P बराबर दिया है ABQ, दूसरा दिया है Q बराबर A⁴B, जहां P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है तथा AB अभाज्य संख्या है, तो P और Q का लघुत्तम क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिर्फ 1 के अलावा। तो LCM निकालने के लिए दो संख्याओं का जिसमें P और Q दिया हुआ है, तो LCM जब दो अभाज्य संख्या जैसे 3 और 4 है, 3 और 5 ले लेते हैं, ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें जब कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब LCM लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे जनरली इसमें गुना कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी देखते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला घात होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर P और Q में P का दिया हुआ है ABQ और Q का दिया हुआ है A⁴ और B, तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा वाला घात लेंगे तो LCM में क्या हो जाएगा हम लोग का A⁴ बड़ा वाला घात और B⁴ बड़ा वाला हम लोग घात यूज करेंगे, इसके अनुसार जो है ऑप्शन हम लोग का C सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है, VVI क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिससे में कॉमन 1 हो, दैट मीन्स उनका HCF जो है वो 1 होना चाहिए।
HCF 1 में देखना यही है कि क्या दोनों में कोई ऐसा संख्या मतलब है जिसमें 1 के अलावा भाग लग रहा है। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 से भाग लग रहा है तो इसका HCF 5 हो जाएगा। इसमें 21 से भाग लग जाएगा दोनों में तो इसका 21 हो जाएगा। इसमें 14 से लग जाएगा तो इसका 14 हो जाएगा। लेकिन 9 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इसमें 1 से भाग लगेगा, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 0.3125 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है, जो हम लोग का दिया हुआ है उसको लिखते हैं 0.3125। सबसे पहले इसमें दशमलव हम लोग घटाते हैं, तो दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 3, 4 अंक है तो 4 जीरो आ जाएगा। तो ये 25 से डेफिनेटली हम लोग का कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अगर 25 से हम लोग भाग लगाते हैं तो 25 से कम 25 हो जाएगा और ये 6 62 हो गया, 25 दूना 50 हो जाएगा और फिर 12 125 25 125 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको घटाते हैं तो ये कितना आएगा 400। फिर घटाते हैं, ये 5 से कट जाएगा और ये कटेगा 25 से कम 25 16 से कट जाएगा, यानी 5/16 जो है सही हम लोग का आंसर आ जाएगा P/Q के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/16। अगला क्वेश्चन दिया है, ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें क्वेश्चन आंसर है वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो बहुपद के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े हुए हैं कि घात जो है रूट में माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका देखें तो रूट में ही x आ गया, तो रूट में x आ गया मतलब ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखें तो ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस में आ गया मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ घात 3 है 2 है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई तो वेरिएबल है ही नहीं, तो सिर्फ हम लोग घात को देखते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा घात पूर्णांक में है तो यही सही आंसर हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये भी रूट में आ गया इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अगला दिया है बहुपद x+3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात क्या होगा, तो घात वही होता है जो बहुपद का सबसे बड़ा घात होता है वही घात कहलाता है। तो इससे अगर हम लोग गुना करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें घात कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको करेंगे तो x² घात 2 आएगा और उसमें x³ से जब गुना करेंगे तो पता है कि जब गुना करते हैं तो घात प्लस हो जाता है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 2x² - 6 के शून्यक बताना है, तो शून्यक बताना जब भी होना तो याद रखना है जो भी बहुपद दिया हुआ है उसको बराबर 0 मान लेना होता है। बराबर 0 कर लिए, अब इसमें वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2x² = 6 हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² = 3 यानी x आ जाएगा रूट में 3 है। जब रूट से बाहर नहीं निकलता है तो दैट मीन्स प्लस माइनस में होता है, तो एक +√3 और दूसरा -√3 हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है px = एक बहुपद x के टर्म में दिया हुआ है और p2 का मान बताना है, यानी x की जगह पर हम लोग को 2 रख के बताना है कि मान क्या होगा। तो अगर 2 रखते हैं हम लोग x की जगह पर, जो दिया हुआ है हम लोग का px = 2x² - 8x - 12, x की जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -8 × 2 और -12। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4 और माइनस हो जाएगा 8 × 16 और -12। अगर इसको सॉल्व करते हैं 2 4 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और -16 -12 यानी 8 - 28 यानी -20 जो है हम लोग का सही आंसर आएगा -20। यह ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग को याद रखना है जब व्युत्क्रम बोले दैट मीन्स पहला अगर शून्यक अल्फा मानते हैं तो दूसरा 1/अल्फा होगा। और इसमें चूंकि बहुपद दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े हुए हैं दो रिलेशन, एक अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़े हुए हैं जो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो देखेंगे एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है तो कैंसिल आउट इसी में हम लोग का हो सकता है, तो इसीलिए इंटू वाला फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू निकालेंगे जो होगा अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। तो अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा है 1/अल्फा, c का मान देखे तो इसमें -k है और a देखे तो क्या है 3। अगर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं इधर इसको ला लेते हैं तो 3 = -k हो जाएगा, यानी k का मान जो है वो -3 आएगा। हम लोग का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है
शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना है कि अगर 2 शून्यक दे दे और उसे पूछे कि कितने बहुपद बन सकते हैं तो अनगिनत बहुपद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद px = 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 × अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a। ठीक है ना, बहुपद में हम लोग दो रिलेशन देखे हुए हैं जिसमें एक योग का होता है, दूसरा गुना का। अल्फा × बीटा = c/a। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो निकालना है लेकिन 5 इंटू करके निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × -b/a। अब वैल्यू अगर हम लोग उसमें से रखते हैं तो 5 इंटू बी का मान है हम लोग का 7, लेकिन प्लस में वहां दिया है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 7/a है 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का -7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला दिया है त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतने के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद में 3 रिलेशन होता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। दूसरा 2 करके गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = होता है c/a। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a होता है। तो यहाँ पर यही निकालना है, तो d का वैल्यू देखें यहाँ पर तो d है, बट यहाँ माइनस में हम लोग का हो जाएगा -d/a। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, यदि रेखा 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समानांतर हो तो p का मान क्या होगा। तो हम लोग देखे हुए हैं कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनमें रिलेशन हम लोग देखे हुए क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होता है। ये समानांतर के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इस रिलेशन के अनुसार इसमें लिखे तो हो जाएगा a1 है 5, a2 है 15, b1 है हम लोग का p और b2 है 9 बराबर नहीं होगा, c1 है हम लोग का 6 और c2 है 12। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर देखें तो ये 3 से, यानी 1 बराबर आ जाएगा p/3। यानी यहाँ p का मान जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से याद रखना है, तो p का मान जो है 3, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण युग्मों के आलेख प्रतिच्छेदी हो, यानी किसी एक बिंदु पर काटता हो, इस तरह से दोनों एक बिंदु पर काटता हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो जितने बिंदु पर काटता है उतना ही उसके हल होते हैं, तो याद रखना है इसके सिर्फ एक हल होंगे। अगला दिया हुआ है 5x - 8y = 0 और 10x - 18y = 0 हो तो x और y का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन को रख के चेक कर लेते हैं कि किसके लिए हम लोग का सही आंसर आता है। तो यहाँ 5 रखते तो 25 और 0 रखते, 25 - 0 नहीं आएगा, बराबर नहीं, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। x बराबर 0 रखते हैं और इसका 8 रख देते हैं तो -64 आएगा, ये भी बराबर नहीं होगा। x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे, 0 के बराबर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब द्विघात समीकरण का मूल समान होता है, दैट मीन्स d जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर इसका फॉर्मूला रखते हैं तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा, यानी b² आ जाएगा 4ac और यहाँ से अगर c का मान निकालते हैं तो b²/4a, यानी ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखें इसका भी घात 2 है, 2 है, इधर आएगा प्लस होगा, मतलब ये द्विघात 2 में रह जाएगा, इसका मतलब ये है। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी द्विघात में होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये द्विघात में नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर a² - b² के रूप में दिया है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a² √2 का √2x² होगा, इसका मतलब 2x² आएगा और इधर भी 2x² है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x² तो बचेगा ही नहीं, दैट मीन्स वो द्विघात नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण इतने के का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है ना।
तो एक द्विघात समीकरण दिया है और एक मूल्य दिया हुआ है और पूछ रहा है कि दूसरा मूल्य क्या होगा। तो एक तो तरीका क्या है कि हम लोग इसका मूल्य निकाल ले, ठीक है। दूसरा तरीका है कि x बराबर 3 दिया हुआ है तो इसे इसमें भाग दे दें और उसके बाद मूल्य निकालें। तो हम लोग जो है इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं जिससे इजिली बन जाएगा, जिसमें ये दिया हुआ है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस 12 दिया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, फिर x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा 4, दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3। तो पहला शून्यक हम लोग का दिया हुआ है, दूसरा शून्यक x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी सही आंसर। अगला दिया है एक द्विघात समीकरण इतने के मूल p और q है तो p प्लस q क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो b देखे इसमें क्या है p है, यानी माइनस के साथ माइनस p अपॉन ए कुछ नहीं है बटा में 1 यानी माइनस p हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो याद रखना है इसका जो होगा वो माइनस p होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो है माइनस p होगा। अगला दिया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर दैट मीन्स हम लोग को d निकालने हैं और d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b का मान हम लोग देखें तो b है माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 3 और c है 10। इसको x माइनस 13 यानी माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है 169 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 120 और इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 49, ठीक है ना। तो इसका d जो है हम लोग का 49 आएगा। और याद रखना है कि d का मान जब 0 से बड़ा आता है इसका मतलब उसका मूल्य जो है वास्तविक और असमान आता है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला दिया है द्विघात समीकरण, देखिए घात दे दिया है 2 तो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा इसमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको गुना करके द्विघात के रूप में ला लेते हैं। तो गुना करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर और इसे इसमें करेंगे तो प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मूलों का योग जो होता है वो होता है c अपॉन माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। मूलों का यहाँ पर गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे जो होगा c अपॉन ए और c अचर पद होता है, यहाँ c तो नहीं है कुछ, इसका मतलब 0 अपॉन ए है 2 यानी रिजल्ट जो है हम लोग का 0 आएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी के लिए याद रखना है बाद में से पहले वाले को घटाएं तो वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें इसको घटाकर तो बिल्कुल सेम नहीं, डेफिनेटली सेम नहीं आने वाला है क्योंकि इसको अगर हम लोग घटा कर देख लेते हैं तो 0.22 है, इसमें से अगर घटाते हैं 0.2 को तो ये कितना आएगा, यहाँ 0 कर लेते हैं तो ये आएगा 0.2, ठीक है। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे 0.22 यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा 002, ठीक है ना, 0.02 आएगा। अगला 0.22 में से माइनस करते हैं 0.22, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.002। देखेंगे बिल्कुल सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। यहाँ पर अगर इसको हम लोग करते हैं तो इसको देखेंगे √7 है, √28 को हम लोग लिख सकते हैं 2√7, 63 को हम लोग लिख सकते हैं 3√7। इसका मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो हर बार √7 आएगा, तो यही ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग tn निकालते हैं। अंतिम पद हम लोग का जब भी बोले कि कौन सा पद दिया हुआ है वो बताना है तो अंतिम पद उसको मान लिया जाता है। जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही n का मान हम लोग को बताना है। तो एपी में देखें अगर हम लोग का तो tn अंतिम पद 0 दिया हुआ है, a पहला पद 12 दिया हुआ है, प्लस n हम लोग को निकालने हैं, d जो है अगर घटाते हैं 10 में से 12 तो ये -2 आएगा। याद रखना है बाद में से पहले वाले घटाते हैं वही हम लोग का सारबंतर होता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं ये प्लस इधर आएगा -12 इक्वल टू n माइनस 1 -2 हो जाएगा, इसे कटेगा ये 6 मरतबे, n माइनस 1 इधर आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 7, n बराबर 7, सातवां पद जो है हम लोग का सही आंसर होगा। अगला दिया है समानांतर श्रेणी इतना का सारबंतर क्या होगा। सारबंतर मतलब डी निकालना है, हम लोग को स्मॉल डी निकालना है और बाद वाला में से पहले वाले को घटाते हैं
तो -1 में से घटाएंगे -5 को, तो याद है हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 घटेगा तो ये 4, यानी हम लोगों का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद a है और सारवंतर d है तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा। मतलब एसएन हम लोग का पूछ रहा है, और एसएन का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तो t5 क्या होगा। मतलब n का मान 5 दिया हुआ है, तो इसमें अगर 5 रख देते हैं हम लोग, तो 3 - 4 गुना 5 अगर हम लोग करते हैं तो 3 - 20 घटेगा तो -17 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी nवां पद जो है दिया हुआ है तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर के लिए हम लोग को 2 पद काफी होता है। तो सामान्य पद या nवां पद सेम चीज है। तो tn हम लोग को दिया हुआ है 17 - 5n। तो अगर t1 हम लोग निकालते हैं, दैट मीन्स n का मान 1 रखते हैं, तो 17 - 5 गुना 1, यानी ये माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। t2 निकालते हैं तो 17 - 5 गुना 2, यानी ये 7 आ जाएगा। अब दूसरे पद में से पहले को घटा लेते हैं तो d आ जाएगा, यानी 7 - 12 करेंगे, यानी -5 जो है हम लोग का डी हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। एन एक विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो याद रखना है, जब प्राकृत संख्याओं का योगफल बोले तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और जब सम संख्या का बात करेगा तो याद रखना है n इंटू एन प्लस 1 होता है, और विषम संख्याओं का योगफल का बात करेगा तो n स्क्वायर होता है। ठीक है ना, याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 18x और कोमा y कोमा -3 समानांतर श्रेणी में है, तो x प्लस क्या y क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी में देता है ना, तो अगर इसमें से घटाते हैं हम लोग, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो हम लोग का सारवंतर सेम आएगा। हर जगह घटाने पर समानांतर श्रेणी में सारवंतर सेम आता है। तो बाद वाला में से पहले को घटाइए, x - 18, और ये बराबर होगा किसके, -3 में से घटाते हैं -y के, तो बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर ला लेते हैं तो x, और इधर आएगा तो प्लस y, इसको इधर लाते हैं -3 + 18 हो जाएगा, यानी x + y = कितना आ जाएगा, 15। यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगला बोल रहा है a तथा b पूरक कोण है तो दोनों बराबर क्या होगा। a और b पूरक कोण है, इसका मतलब a अगर मान लेते हैं एक मतलब पूरक कोण है ना, यानी दोनों का योग जो है, यानी a प्लस b जो है वो होगा हम लोग का 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 हो रहा है तो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अगर यहाँ से a कोण निकालते हैं, यानी हो जाएगा 90 - b। ठीक है, अगर इसमें हम लोग रख के चेक करते हैं ये किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं साइन b बराबर साइन b दिया हुआ है। अगला सेक ए और कॉसेक बी, तो यहाँ सेक ए की जगह पर रख के देखते हैं क्या बराबर आ रहा है। सेक ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 - b, और पता है सेक 90 - थीटा कौन सी होता है, कॉसेक थीटा, यानी क्या चीज आ जाएगा, कॉसेक बी। तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला दिया है कॉस 90 - फाइव, फाइव दिया हुआ है, फाइव ले थीटा ले ए ले, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोण का मतलब संकेत कुछ भी हो, लेकिन यहाँ दिया है कॉस 90 माइनस, तो कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन फाइव हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कॉस स्क्वायर 27 - साइन स्क्वायर 63 क्या होगा। तो इस स्थिति में हम लोग करते क्या है, जब कोण का मान हम लोग को नहीं पता हो तो ये दोनों को जोड़ के देखना है क्या 90 आ रहा है। अगर आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। तो क्या करते हैं, साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 27 माइनस करते हैं साइन स्क्वायर, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 - 27, क्योंकि 90 - 27 करेंगे तो हम लोग का 63 आ जाएगा। अब इसको रहने देते हैं कॉस स्क्वायर 27, ये हो जाएगा साइन 90 - थीटा कौन सी होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर और थीटा 27, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला दिया है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला बेसिक सा है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। साइन 2 थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है 2 साइन थीटा।
तो यहाँ पर देखें 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कट जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और cos 1 जो होता है वो किसका मान होता है, तो cos 0 का मान होता है। यहाँ cos दोनों तरफ से हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। हम लोग का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है sin थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मतलब ये P/H दिए, P और H दिया है तो हम लोग B निकाल लें। चलिए उस तरीके से बनाकर देख लेते हैं। तो B बराबर हम लोग का रूट में होता है H² माइनस P²। H का मान जो है कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, यानी रूट में हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी रूट में आएगा 9, इसका मान आ जाएगा 3। और tan थीटा बराबर होता है P/B, और P का मान हम लोग का 4 है और B जो है हम लोग देखें 3 आए हैं, तो 4/3 हम लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है tan थीटा बराबर 1/7, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1। ये तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर कुछ रखने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। 3 रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें एक आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है, इसमें प्लस में होता है। और दूसरा हम लोग लेते हैं जो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और तीसरा कोशेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इस तरह से 3 फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो अगर मान रखते हैं हम लोग तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर लेते हैं बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटा में 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऊपर आएगा 0/2, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का रिजल्ट 0। तो 0 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 3 cot स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो 3 और cot 60 का मान होता है हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करना है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 कट कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला दिया है cos 1 cos 2 cos 3 डिग्री, इस तरह से cos 180 डिग्री तक है। तो ये बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए सब में गुना करना है और 3 से 180 तक करना है, तो सारे वैल्यू नहीं रखना है, बीच में कहीं ना कहीं आएगा क्या cos 90। cos 90 का मान आता है 0, और सोचो कि गुना करना है, चाहे सबका कितना हो मान हो, लेकिन 0 एक आ गया तो टोटली गुना करने पर अंततः हम लोग का वैल्यू कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा हम लोग का। अगला देखते हैं 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एकदम तुरंत नहीं लगा देना है, थोड़ा ध्यान देना है। 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए कोई रिलेशन नहीं होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये पता है हम लोग का कॉट स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर -2 कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 दिया है, तो cot x। तो cot x का हम लोग जानते हैं हम लोग का फॉर्मूला होता है cos x बटा sin x, और यहाँ से अगर cos x का मान निकालते हैं तो cos x बराबर आएगा 1/b, और यहाँ से sin x का मान निकालते हैं तो ये आएगा 1/a। तो यहाँ से अगर मान रख देते हैं cos x का 1/b अपॉन में 1/a, ये a ऊपर चला जाएगा, a/b हम लोग का सही आंसर होगा, जो दिया ऑप्शन बी नंबर। अगला sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 1, तो हम लोग पता है sin स्क्वायर थीटा अगर सेम हो तो इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, में से -1 करना है, कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए। अगला दिया है माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस sin स्क्वायर ए, तो अगर लिखते हैं इसको हम लोग तो माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस में दिया है 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा cos स्क्वायर ए, और ये 1/cos स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, और ये चूंकि प्लस में तो पहले हम लोग लिख ले अगर, तो sec स्क्वायर ए और माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और पता है हम लोग को sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखना है, देखिए 75 और 15 जोड़ने पर 1 आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, ऑप्शनल में सीधा इसका 1 का स्क्वायर लिखिए, माइनस
इसमें भी देखिए 15 और 75 जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, साइन 60 बटा कॉस 60 बटा साइन 60 दिया है। कॉस बटा साइन अगर थीटा सेम हो तो हम लोग को पता है ये कॉट, और थीटा 60 है तो 60 हो जाएगा इंटू टेन 60, और पता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा अगर सेम हो तो इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर दिया हुआ है, cosec फाइव माइनस कॉट फाइव इक्वल टू वाई, तो कॉट फाइव का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। cosec फाइव माइनस कॉट फाइव इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, यानी cosec फाइव cosec स्क्वायर फाइव माइनस हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, और नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये होगा -2 cosec फाइव और इंटू हो जाएगा cot फाइव। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर cosec फाइव हम लोग को cot फाइव का वैल्यू निकालना है, तो cosec फाइव की जगह पर हम लोग cot फाइव में लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस कॉट स्क्वायर फाइव और -2 cosec फाइव और इंटू कॉट फाइव इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये +1 है उधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर फाइव और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ से। चाहे इसको एक और सिंपल मेथड से हम इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो इस तरह से देखते हैं इसको, cosec फाइव माइनस कॉट फाइव इज इक्वल टू हम लोग का वाई दिया हुआ है, इसको माइनस से इधर लाते हैं प्लस में, तो हो जाएगा cosec फाइव इज इक्वल टू वाई प्लस कॉट फाइव। अब स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा cosec स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, और ये हो जाएगा -2 वाई कॉट फाइव, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, इसको अगर लिखते हैं हम लोग कॉट के फॉर्म में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2 वाई कॉट फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ स्क्वायर है कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस में इधर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई कॉट फाइव हो जाएगा, और यहाँ से कॉट फाइव का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो ये गुना भाग में जाएगा, यानी कॉट फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई। ठीक है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई जो दिया हुआ है हम लोग का ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cosec 30। याद रखना है कि cosec 30 का जो मान होगा वो बराबर होता है sec 60 के। ठीक है ना, क्योंकि cosec 30 का मान हम लोग देखते हैं तो ये होता है 2, और sec 60 का जो मान होता है वो भी 2 होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 3 cos 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर cos 3 थीटा का मान जो है ये गुना है भाग में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और cos में हम लोग सोचते हैं कि 1/2 किसका मान होता है, तो याद रखना है cos 60 का मान होता है, तो यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60, और थीटा का मान निकालते हैं तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन 20 डिग्री हो जाएगा, है ना, 20 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है साइन बी इक्वल टू ए अपॉन बी, तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉस बी इक्वल टू क्या चीज होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं रूट में 1 माइनस साइन बी का मान दिया है 1/a/b, तो a/b का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो रूट में आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम कर लेते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी नीचे रूट से बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताना है।
ठीक है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। और हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये हम लोगों का इसको रखना है क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और याद रखना है कि tan ए इंटू कॉट ए जो होता है 1 होता है, ये प्लस इधर आएगा माइनस, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 2। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक्स और वाई अक्ष हम लोग खींचते हैं तो उसमें 4 चतुर्थांश हम लोग को मिलता है। पहला में दोनों प्लस, दूसरा में x का माइनस y का प्लस, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में x प्लस होता है y माइनस होता है। ठीक है, तो याद रखना है तृतीय चतुर्थांश ऐसा होगा जिसमें दोनों ऋणात्मक होता है। अगला दिया है a का 0,8 और b दिया है 6,2 के बीच की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ रखते हैं अगर मान x2 है हम लोग का -6 यानी -6 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 देखें तो 2 है और y1 है 0 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -14 का स्क्वायर 196 अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट में आ जाएगा 200। अगर इसको निकालते हैं वैल्यू रूट से तो 10√2 यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है एक्स और वाई के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। एक्स और वाई दोनों जिस बिंदु पर काटता है एक दूसरे को, उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो याद रखना उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है लंब केंद्र, एक दूसरे को जो लंब करता है उसके केंद्र को लंब केंद्र कहा जाता है। यह दूसरा, इसको मूल बिंदु भी कहा जाता है, और याद रखना है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला दिया है बिंदु ए, बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो याद रखना है मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और B है जिसका x2 और y2 है। मध्य बिंदु मान लेते हैं एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y है। x का मान निकालना होता है तो x1 प्लस x2/2 करते हैं, तो यहाँ पर जोड़ते हैं अगर 4 और 8 12/2 करते हैं तो यानी 6 आ जाएगा x का मान। y का मान निकालते हैं तो -5 और 7 कितना जाएगा 2/2 करते हैं तो 1 यानी x का मान 6 और y का मान 1। तो देखते हैं ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु -x और y के बीच की दूरी क्या होगी। तो याद रखना है क्या, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के दूरी निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और x का मान दिया है माइनस में तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इकाई ही हम लोग का सही आंसर होगा जो ऑप्शन बी है। ठीक है, यदि बिंदु 1,2 -5,6 और 1,-2 संरेख है तो a का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो याद रखना है कि संरेख होने के लिए कई सारा कंडीशंस होता है। देखिए जब भी हम लोग को क्वेश्चन दे कि 3 बिंदु जो है संरेख है, तो याद रखना है संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, और जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल जो है जब हम लोग एरिया निकालते हैं और वो भी त्रिभुज मानकर, इसको त्रिभुज मानकर, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई वक्र बन ही नहीं रहा है, कोई बंद आकृति बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 0 आएगा। तो क्षेत्रफल 0 करके ही इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले तीनों बिंदु को a b c करके 3 बिंदु मान लेना है। ठीक है, जिसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होगा, साथ में इसका क्षेत्रफल जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर x प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 1/2 जो है इधर गुना में है, इधर भाग में आएगा, इसका मतलब 0 खत्म हो गया। अब इधर सबका मान अगर रख के हम लोग इसको हल करते हैं तो a का मान जो है वो 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हम लोग का देखें तो 7 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है y बराबर 7 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इसका आलेख बना लेना है, और y का मान दिया है दैट मीन्स वो एक अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है ना, और बोल रहा है कि जितने भी बिंदु होगा जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें याद रखना है क्या कि x का मान चाहे कुछ भी हो,
अगर इस रेखा से गुजरना है उसको तो y का मान 7 ही होना चाहिए, तभी इस रेखा से गुजरेगा। तो यहाँ पर देखना है कि आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो देखना है y का मान किस में 7 दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। y अक्ष से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो सबसे पहले देखना है कि दोनों प्लस में है, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में होगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं ना कहीं बिंदु है जो है 4,6। अब बोल रहा है y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y अक्ष से जब हम लोग दूर जाते हैं ना तो x का मान बढ़ता है, यानी y अक्ष से दूरी कितना है, 4 इकाई है हम लोग का, याद रखना है। ठीक है, अगला दिया है a और b और मतलब a और b दो बिंदु है को मिलाने वाली रेखाखंड AB को लैम्डा रेशियो 1 के अनुपात में अंतर विभाजन करती है, तो y का निर्देशांक क्या होगा। तो अंतर विभाजन का हम लोग सूत्र जानते हैं, जो होता है y my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो यहाँ पर अगर हम लोग सूत्र का प्रयोग करें तो लैम्डा में m का मान लैम्डा दिया है, तो लैम्डा इंटू y2 हम लोग का दिया है d प्लस n का मान 1 है इंटू लैम्डा 1, यहाँ पर देखें तो b हो जाएगा y1 का मान, और m प्लस n है तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी प्लस बी अपॉन लैम्डा प्लस 1। यही हम लोग को देखना है ऑप्शन में कौन सा है, लैम्डा डी प्लस बी अपॉन लैम्डा प्लस 1, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त के क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो अगर वृत्त में देखे तो ये व्यास मान लेते हैं और केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है तो केंद्र जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 कीजिए, तो 8 और -8 प्लस करेंगे तो 0, 0/2 0 हो जाएगा। -6 प्लस 6 करेंगे प्लस तो 0 हो जाएगा, 0/2 0, यानी 0,0 उसका निर्देशांक हो जाएगा। एक त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है और इसके दो शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो पता है कि त्रिभुज के अगर हम लोग देखें तो केंद्र का निर्देशांक जो है ए बी और सी, इसको मान लेते हैं, तो केंद्र का निर्देशांक जो है निकालना होता है, अगर x निकालना होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करते हैं, और यहाँ से अगर सबका मान रख दे तो त्रिभुज में x का निर्देशांक 4 दिया हुआ है, तो 4 बराबर x1 है 3, x2 है 5, x3 हम लोग को निकालना है, अपॉन में 3 क्रॉस गुना कर देते हैं तो 4 3 12, और ये हो जाएगा बराबर 5 3 8 प्लस x3, इधर आएगा माइनस हो गया, x3 इक्वल टू हो जाएगा 4। अगला हम लोग निकालते हैं अगर y का, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ y का निकालते हैं, तो y1 हम लोग का y0 दिया हुआ है, उसके बाद y1 हम लोग का 4 है, y2 है हम लोग का -6 और प्लस y3 अपॉन 3, ये क्रॉस गुना होगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का y3, और इसमें से घटेगा तो -2 इक्वल टू 0, यानी y3 का मान आएगा 2, तो x3 4 और y3 2, 4,2, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 69 नंबर। जो बिंदु दिया हुआ है किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, इसको बताना है। तो याद रखना है जब हम लोग चतुर्थांश देखते हैं तो एक पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, इसमें x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है यानी द्वितीय चतुर्थांश का आंसर हो जाएगा। x अक्ष के किसी बिंदु का कोटि क्या होता है, तो याद रखना है x अक्ष पर कोटि मतलब y का मान, तो x अक्ष पर हर एक बिंदु पर y का मान जो होता है वो 0 होता है, यानी 0 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि ABC त्रिभुज है और PQR समरूप है, कोण A 42 कोण Q 84, तो कोण C का मान क्या होगा। तो दो त्रिभुज है समरूप है, एक है ABC, दूसरा है PQR, और A हम लोग का दिया है 42, तो याद रखना है समरूप है तो ये भी 42 हो जाएगा। दूसरा Q 84 दिया है, Q 84 दिया है, तो ये दोनों को प्लस करके और 180 में से घटाएंगे तो ये तीसरा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो इसको प्लस करते हैं तो ये हम लोग का 42 और 84 प्लस करते हैं तो हम लोग का आएगा 126, और 180 में से 126 को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो आ जाएगा कितना 54। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 54 आ गया, इसका मतलब कोण सी भी कितना होगा 54, 54 डिग्री हम लोग का सही आंसर होगा। अगला दिया है त्रिभुज PQR में PR बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो कोण Q क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस लगता है, जिसमें दिया हुआ PR बड़ा वाला है, तो PR इसको मान लेते हैं तो ये Q होगा,
अब पता है बड़ा वाला के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है समकोण में, तो यानी कोण Q जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और AD BC पर लंब है, तो AD स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं, एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं जो समबाहु त्रिभुज है, और इसमें बोल रहे हैं A से जो है A से D लंब डाला गया है BC पर, तो पूछ रहा है क्या AD स्क्वायर क्या होगा। तो AD स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें तो DC सब में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, DC CD दिया हुआ है, तो DC हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो याद रखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को AD निकालना है यानी लंब निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी AC स्क्वायर माइनस हो जाएगा DC स्क्वायर। तो यहाँ सबको DC में रखना है, तो AC का अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं DC में तो पता है AC जो होगा, चूंकि सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो यहाँ AC और BC दोनों का दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अगर हम लोग BC का हाफ कर रहे हैं तो जो बराबर किसके होगा, DC के, तो इसका हाफ भी बराबर होगा DC के। तो हम लोग क्या करते हैं, AC का मान निकालते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस गुना कर देते हैं तो 2DC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ AC की जगह पर 2DC का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं माइनस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर यानी घट के हो जाएगा 3DC स्क्वायर। हम लोग का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है ये थेल्स पर में से दिया हुआ क्वेश्चन याद रखना है, दिया है ABC में बिंदु D और E क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि D पैरेलल है BC के, AD बटा DB दिया हुआ है 4/5, तो AC 18 है, तो AE पूछ रहा है। तो इसको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले इसमें डायग्राम त्रिभुज जरूर बना लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं जो ABC है, जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सबको आपको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। D और E बिंदु AB और AC पर है, तो D बिंदु यहाँ मान लेते हैं, E इसको मान लेते हैं जहां पर DE पैरेलल है BC के, तो DE BC के पैरेलल आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है AD बटा DB, तो AD 4 है, DB है 5, यहाँ AC दिया है, टोटल ओवरऑल दिया हुआ है हम लोग का 18, तो AE पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ छोटा और टोटल दिया है, तो यहाँ भी छोटा बटा मतलब टोटल हम लोग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटा टोटल कितना है AB, यहाँ पर छोटा वाला लेते हैं AE और बटा टोटल कितना है AC है। अगर सबका वैल्यू पुट कर दें तो AD हम लोग का 4 है और A से B 4 और 5 9 हो जाएगा, बराबर AE जो है हम लोग को निकालना है और AC जो है हम लोग का 18 है। इसे क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से नीचे, और यहाँ पर क्रॉस गुना कर दे तो AE इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 8, तो 8 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण का माप क्या होता है। तो सबसे पहले तो बोल रहा है समकोण त्रिभुज है, इसके बाद बोल रहा है कि समद्विबाहु भी है, यानी इसका दो भुजा ये बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। कोण बराबर की स्थिति में ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, संग इसका 7 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखना है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी 7 बटा अगर हम लोग 10 कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 49/100, इसी का अनुपात जो होगा उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए सही है। अगला दिया 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताना है कि कितनी होगी। सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो एक दिया हुआ वृत्त है और ये हम लोग का इसका त्रिज्या दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अगला दिया है वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखा है, तो एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये समानांतर रेखा है, तो इनके बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ पूछ रहा है कि टोटल दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, जितना वृत्त का व्यास होगा, तो 4.5 है, 4.5 2 से गुना कर देते हैं, यानी 9 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास होगा और इसके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा।
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, और इस ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से अगर इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये VVI क्वेश्चन है, याद रखना है, 2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण APBB जो है 50 डिग्री है, तो AOB क्या होगा? तो इसका डायग्राम के अनुसार अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक वृत्त बना लिए जिसमें ये हम लोग का दिया हुआ है, O जो है इस वृत्त का केंद्र है, जिसमें PA और PB, P बिंदु कॉमन है तो यहाँ पर ले लेते हैं A, और B बिंदु यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखाएं हैं कि APB जो है, AP और B ये जो है 50 डिग्री है, तो हम लोग को बताना है AOB कितना होगा। तो हमको पता है कि ये पूरा का पूरा जो होता है चतुर्भुज होता है, और यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यानी 50 प्लस 90 प्लस 90 माइनस कर लेते हैं 360, तो ये हम लोग का कोण आ जाएगा, कितना होगा? कोण AOB टोटल 360 होता है, उसमें से ये तीनों को जोड़ देते हैं तो तीसरा कोण आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 और माइनस हो जाएगा ये 230, अगर घटाते हैं इसमें तो आ जाएगा 130 डिग्री हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है ना, जो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो AOB 30 डिग्री है, तो OB ये बताना है कितना, AOB 30 डिग्री है, OB ये बताना है, ये कोण बताना है। तो याद रखना है कि ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों वृत्त की त्रिज्या समान होंगी, इसके लिए इनके आमने सामने वाला कोण भी समान होगा, ये दोनों कोण सेम है, इस दोनों कोण को इसको जोड़ते हैं, क्योंकि त्रिभुज है इसलिए मान लेते हैं इस कोण को x, तो त्रिभुज है इसलिए तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू घटेगा, इधर से आएगा तो 150 हो जाएगा, घटेगा x का मान जो है 75 आ जाएगा, इसका मतलब ये कोण जो है हम लोग का 75 डिग्री हो जाएगा। अगला दिया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी इस पर स्थित एक बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपका काम है कि इसका डायग्राम बना ले, ठीक है ना। जो दिया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए। अब वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये O हो गया, इससे 17 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु P है, और इस पर से जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी मतलब दूरी क्या है? तो मान लेते हैं ये हम लोग का 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण दिया है, और ये मान लेते हैं आधार, तो ये लंब निकालना है, तो P बराबर कौन चीज होता है? रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h है 17, 17 का स्क्वायर माइनस b है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट में अगर निकालते हैं 17 का 289 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, यानी माइनस में करेंगे तो 225 आएगा, यानी 15 सेंटीमीटर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला दिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण जो होता है वो होता है घन का जो विकर्ण जो होता है वो भुजा a√3 होता है, बराबर दिया है 5√3। तो पूछ रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? √3 से √3 कट गया, a का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो 6a का मान है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करते हैं तो 25, 6 गुना 25 करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी 150 हो जाएगा ना, 150, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यदि बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात, जो पूछता है क्वेश्चन में उसी का अनुपात कीजिए। पहले बोल रहा है क्या? बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो एच से एच, आर से आर कट जाएगा, पाई तो कांस्टेंट होता है, कट ही जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/1 मतलब 3:1 हम लोग का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। क्वेश्चन है, सुराही का संयोजन है, तो सुराही देखते हैं हम लोग, इस तरह का संरचना होता है, ठीक है ना। इसमें ये क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखे तो एक बेलन है और दूसरा क्या है? गोला। तो बेलन और गोला का ये मिश्रण होता है, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। एक घड़ी के मिनट की सुई 45 मिनट में कितना का कोण बनाता है? तो याद रखना है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है 45 मिनट में कितना होगा, तो इसमें सिंपली 45 से हम लोग गुना कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा कितना, 6 × 5 = 30 और 6 × 24 और
3 27 270 डिग्री का हम लोग का कोण बनाएगा। अगला दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी। तो याद रखना है पाई का यहाँ पर मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं रखा हुआ है। और अर्धवृत्त का परिमाप होता है हम लोग का या परिधि पाई आर प्लस 2 आर होता है। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये पाई प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी आर कॉमन ले लेते हैं तब ना, आर हम लोग का त्रिज्या दिया है 10 तो 10 इंटू हो जाएगा पाई प्लस 2। ये हम लोग का यानी 10 इंटू पाई प्लस 2 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, मतलब कितना उसमें वो जो है कितने हवा को विस्थापित कर सकता है, तो जितना उसका आयतन है उतना विस्थापित करेगा। बस यही है कि पाई का मान नहीं रखना है। तो हम लोग जानते हैं गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई और आर जो है वो 6 सेंटीमीटर यानी 6 गुना 6 गुना 6 अगर हम लोग करते हैं तो ये कट जाएगा कितने से, 2 से कट जाएगा। अगर गुना करते हैं तो 4 दूना 8 गुना 36 पाई हो जाएगा। इसको गुना करते हैं 8 छक 48 8 हो जाएगा, 8 तिरक 24 और 4 28 हो जाएगा, यानी 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक और गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन 4/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। आर का मान 6 रखे, 6 और 6 रखे, ठीक है ना। तो 6 छक 36 हो गया और यहाँ 4 दूने 8 हो गया। इसे गुना करते हैं 8 छक 48 फिर 8 तिरक 24 से 4 28 होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो याद रखना है क्या, या तो क्वेश्चन में यहाँ अर्धगोला होगा तो 144 हो जाएगा, या गोला दिया हुआ है तो इसका आंसर 2888 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है ना व्यास दिया है तो यहाँ पर त्रिज्या अगर हम लोग करते हैं तो बट्टा में कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, कैंसिल आउट करते हैं तो 1 2 से 2 कट गया। यहाँ पर एक बार और सॉल्व कर लेते हैं तो 4/3 पाई और 6/2 यानी 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 चौका 36 पाई। 36 पाई हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या पी दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर हम लोग पी रख देते तो θ/360 और पाई पी स्क्वायर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पाई पी स्क्वायर θ/360, पाई पी स्क्वायर θ/360 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो याद रखना है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया है 462। अगर इसको हल करते हैं तो 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 462। ठीक है ना। तो इसको अगर 3 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 5 और फिर होगा 4 और ये हो जाएगा 7 से कटेगा तो आर स्क्वायर, इसको इधर भी ले जाते हैं तो 49 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट बन जाएगा, यानी आर का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है ना। तो यहाँ पर 89 का ऑप्शन बी सही आंसर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसकी भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, बराबर कितना दिया है 81√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये हम लोग का भाग में इधर आएगा, गुना इसमें हो जाएगा तो 81 गुना 4, स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा, है ना। 81 गुना 4, 81 के बाहर आएगा 9 और 4 के बाहर आएगा 2, यानी 9 दूना 18 हम लोग का सेंटीमीटर में आ जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन डी। 3 पासे को उछाल में संभव परिणाम की कितनी संख्या होगी। तो याद रखना है पासा जब बोले ना, पासा बोले तो याद रखना है इसमें 6 के पावर n का ये वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर 3 पासा बोल रहा है ना, तो 6 के घात 3 अगर हम लोग लेते हैं तो 216। याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिक्का बोले तो 2 का घात n होता है। ठीक है, याद रखना है। और जब पासा बोले तो 2 का घात 6 होगा। ठीक है ना। तो 216 हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी घटना घटित न हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है। तो जो घटना घटित ही नहीं हुआ तो उसका असंभव हो जाता है और असंभव मान का प्रायिकता जो होता है वो हमेशा 0 होता है। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो जब पासा फेंका जाता है तो कुल परिणाम जो होगा वो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 3 संख्या आ सकते हैं, 3 बटा कुल परिमाण है 6 कट के आएगा 1/2, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला है, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता, तो काले रंग की रानी की संख्या होती है 2। अगर 2 बटा हम लोग 52 कर देते हैं तो कट के आएगा 1/26, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता, तो याद रखना है क्या, 2 सिक्का जब हम लोग उछालते हैं तो हेड हेड आ सकता है, अगला हेड टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। तो शीर्ष मतलब हेड, एक भी हेड नहीं हो तो ये यही है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो 1 बटा में टोटल है 4, यानी 1/4 हम लोग का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है बहुलक, क्या होगा इसका, तो बहुलक वही होता है जिसका सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक हो जाता है। तो इसमें देखेंगे 23 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब बोल रहे यदि 5 आंकड़ा दिया हुआ है इतना का माध्य 44 है तो x का मान क्या होगा, तो माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो माध्य बराबर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और प्लस x प्लस 3 और प्लस x प्लस 4 करते हैं, और इस तरह से हम लोग का टोटल 5 है तो बटा में 5 लिख लेते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 5x हो गया, प्लस में ठीक है 1 3 हो जाएगा, 3 6 और 4 10 हो जाएगा, इधर लाते हैं तो 60 बराबर हो जाएगा 5x, यानी कट के x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो याद रखना है परिसर जो होता है, इसके अलावा बहुलक माध्य माध्यिका सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, परिसर नहीं होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, ठीक है ना, तो शुरू से अगर 8 अभाज्य संख्या अगर हम लोग लिख कर और उसकी माध्यिका निकालते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी, अगर हम लोग लिखते हैं एक क्रम में तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7, उसके बाद 9 तो होता नहीं है, 11 13, उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद बीच वाला देखते हैं ढूंढते हैं, तो 3 इधर से हटा लिए, 3 इधर से हटाए, तो बीच में 2 आ गया, 7 और 9, 7 और 11, इसको ऐड करके जब बीच में 2 आ जाता है तो दोनों का योग बटा 2 करते हैं माध्यिका के लिए, तो ये हो जाएगा 18/2, कट जाएगा 9 आ जाएगा, हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी, तो बहुलक वर्ग वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसके वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। सबसे ज्यादा बार 20 आया तो इसका बहुलक वर्ग ये, उच्च सीमा मतलब ऊपर वाला देखते हैं हम लोग, तो 30 हम लोग का उच्च सीमा होगा और निम्न सीमा जो होता है 20 होगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो गया। और इस प्रकार से जो है हम लोग सेट 1 का पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन विथ कंसेप्ट हम लोग समझे हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।